हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर हैं और इस पार्ट पर जो चैप्टर 2 हमारा चल रहा है बायोलॉजी का, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से हमने पार्ट 1 सीखा। मैं जानबूझकर छोटे छोटे पार्ट आपके पास लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा पार्ट होता है ना तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन टाइम एक वीडियो में देखने पर क्या होता है, हम फोकस नहीं कर पाते। यूँ कहें फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है याद नहीं रह पाती है। जब पार्टिकुलरली एक छोटे छोटे पार्ट में जो है हम एक छोटे पोर्शन में काम करते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है और एक लंबे टाइम तक याद होता है। इसी वजह से छोटे छोटे पार्ट लेकर आया हूँ। अभी देखिए, ये हम 2 सवाल यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं और इसके बाद जो है अभी और भी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर अगर आप नए हैं अभी तक और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो से आप अपडेट हो सके। एक नज़र में आपको बता दूं, हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया था। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम लोग जान रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम जान रहे थे, लेकिन वो पार्ट 1 का हिस्सा था। अभी हम पार्ट 2 पर हैं। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा, ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ सिखाना है। एक सवाल यहाँ पर है, वाई आर बैक्टीरिया टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोट्स के टर्म्ड क्यों देते हैं। देखिए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आप बेहतर तरीके से जानते होंगे और बाकी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि आपका जो किंगडम मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट होता है। अब प्रोकैरियोट क्या था, तो प्रोकैरियोट के बाद यही बताऊंगा कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था। जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो न्यूक्लियस नहीं होता था। तो देखिए यहाँ से, देखिए मैं ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आंसर आपको समझाऊंगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं, आप लिख के आएंगे, नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा। देखिए कहता है वन सर्कुलर क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, धागा धागा जैसा होता है। तो जनरली जो क्रोमोसोम आपने क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो धागे धागे सा स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमोसोम होता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, कि ये यूं कहिए कि इस वजह से इसको प्रोकैरियोट कहते हैं, समझते हैं। वन सर्कुलर, सर्कुलर मतलब जानते ही है ना, क्रोमोसोम मेड ऑफ डबल हेलिकल। इसको आप समझिएगा, डबल हेलिकल। हेलिकल का मतलब होता है उसको पूरी तरीके से ऊपर से कवर कर लेना, जैसे पेज वगैरह को फिट करते हैं। तो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ये जो भाई डीएनए है ना, डीएनए से आप सभी वाकिफ होंगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो जीन को आगे फ्लो में देता है, मतलब आगे ट्रांसफर करता है। माँ बाप के गुणों को, अभी हम सेक्स फैक्टर पढ़ेंगे इसमें, माँ बाप के गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर ये कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन ए रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी मैं इसका मीनिंग हिंदी में इसको बताऊं, साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां सारे पार्ट आप रख दीजिए, उसके बाद जो स्पेस बचता है वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो कहता है ना कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के चारों ओर इस तरीके से हेलिकल वे में डबल हेलिकल मॉलिक्यूल डीएनए का सेट होता है। यानी कि अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर में जो है इस तरह से जो है टाइटली जो है इसके ऊपर कवर कर रखा है क्रोमोसोम के। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। उससे पहले एक बात मैं आपको समझा दूं कि जब क्रोमोसोम के ऊपर ये टू तो नहीं, हाँ डबल हेलिकल, हाँ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल डीएनए का अटैच होता है, तो उस कंडीशन में उस क्रोमोसोम को, डीएनए के साथ वाले को, जो टर्म हम देते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो देखिए एक तो क्रोमोसोम अकेला हो गया, लेकिन जब क्रोमोसोम के ऊपर जो है डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए हो जाएगा, तो डीएनए प्लस क्रोमोसोम का जो सेटअप होगा, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानेंगे। और ये जो लाइन अगला मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं और यही इसका जवाब होगा। कहता है सिंस क्रोमोसोम इज नॉट लॉज्ड, लॉज मतलब जानते हैं जहां रहते हैं उसके अंदर रहना। तो यहां जो क्रोमोसोम है विद इन अ ट्रू न्यूक्लियस, किसी ट्रू न्यूक्लियस के अंदर तो है नहीं, है ना। और यही पहचान होती है प्रोकैरियोट्स की। हेलो, यही पहचान होती है प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हम किसको कहते हैं, तो उन सेल्स को कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और ट्रू न्यूक्लियस के होने की सबसे बड़ा नेचर तो यहीं पर मिल गया
कि भाई क्रोमोसोम जो है एक ट्रू न्यूक्लियस के अंदर लॉज नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं है। तो इसीलिए बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स। और जब बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट आप कह रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है, हेंस मोनेरा इज द प्रोकैरियोट किंगडम। तो ये जवाब आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको बिल्कुल बिंदास समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम जनरली न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। तो हमने इसको ऐसे ही नहीं बोल दिया कि प्रोकैरियोट सेल है, ऐसे नहीं बोल दिया है, इसके नेचर को देख के बोला है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे? तो जब इसका जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर टू हेलिकल लेयर, इसका आप बोल सकते हैं सर्कुलर बोल सकते हैं, टू हेलिकल डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है डीएनए का जो इसके ऊपर होता है। तो अब इस कंडीशन को तो हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलेगा तो ये हम स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे कि लोकेटेड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। बट यहां पर जो क्रोमोसोम है वो किसी ट्रू न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, और जब किसी ट्रू न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं है तो साफ साफ दिख गया, अरे ये क्या, ये तो ट्रू न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं है, ये पक्का प्रोकैरियोट होगा, हाँ ये प्रोकैरियोट है ये। तो इसीलिए इसका प्रोकैरियोटिक किंगडम नाम डाल दिया है। अगला भी बहुत वीवीआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। राइट अबाउट एफ फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इन बैक्टीरिया में बात करते हैं, सेक्स फैक्टर भी कहते हैं, एफ फैक्टर भी कहते हैं, इसको भी हम समझते हैं। कहता अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अलावा बहुत सारे स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के जो पोजेज यानी रखते हैं, क्या रखते हैं, तो एक या एक से ज्यादा एडिशनल रिंग ऑफ डीएनए। यहां पर कितना था, यहां पर था डबल हेलिकल था, यहां पर जो था वो था डबल हेलिकल मॉलिक्यूल था, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहा है एक या एक से ज्यादा एडिशनल रिंग होता है डीएनए का। तो क्रोमोसोम के ऊपर जब डीएनए का डबल हेलिकल होता है मॉलिक्यूल, तो उसको तो हम लोग यहां बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। लेकिन क्रोमोसोम के अलावा अगर किसी और स्पीसीज होगा, उसके अंदर और पार्ट होंगे, उनके ऊपर डीएनए होगा, तो उसका जो नाम हम लोग टर्म करेंगे वो प्लाज्मिड्स के नाम से जानेंगे। ये दोनों में आप फर्क समझना, न्यूक्लियोइड में भी जो है डीएनए है और प्लाज्मिड्स में भी डीएनए है। फर्क बस इतना है कि जब न्यूक्लियोइड बोलते हैं तो वो क्रोमोसोम के ऊपर डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, लेकिन जब हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं तो क्रोमोसोम के अलावा बाकी और जिनके जिनके पास भी जो है ये डीएनए वाला मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर पोजेज रखेगा, उसको हम लोग प्लाज्मिड्स के नाम से जानेंगे। हेलो, ध्यान रखना इस बात को। विच रिप्लिकेट, देखिए रिप्लिकेट एक इंग्लिश का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज की कॉपी करना, एज इट इज, जैसा है ठीक वैसे ही। तो यहाँ कॉपी किस चीज का किया जा रहा है, तो क्रोमोसोम वाला का किया जा रहा है। तो विच रेप्लिकेट अलोंग विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जैसा ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। और साफ साफ लिखा वियर जीन्स फॉर, जीन बोलते हैं GENE, प्लूरल हो गया जीन्स, है ना, जो जेनेटिक मटेरियल रखता है। तो जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एक्ट एज सेक्स फैक्टर। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके पास है सबसे बड़ी बात तो, और दूसरी बात है एक सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर। देखिए ये सेक्स फैक्टर और एफ फैक्टर एक ही चीज है, और ये प्रोवाइड करता है किसको, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो मेल होता है ना, मेल सेक्स को ही ये हमेशा, ये जो प्रॉपर्टी होती है सेक्स फैक्टर की, ये जो प्रॉपर्टी होती है एफ फैक्टर की, ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, मेल सेक्स को। अभी आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया, सर बैक्टीरिया तो एक यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो इसमें कहाँ से मेल फीमेल आ गया, इसमें कहाँ से सेक्स फैक्टर वाली बात आ गया। तो उस बैक्टीरिया के पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिर जेनेटिक हम लोग मटेरियल की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, और जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फिर वहां पर जो है हम लोग बाइनरी फ्यूजन वगैरह देखेंगे, जो हम इसमें इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि एक या एक से ज्यादा एडिशनल रिंग डीएनए के रखते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। और ये रिप्लिकेट करता है, मतलब कॉपी करता है, हूबहू बनने की कोशिश करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह, और इनके पास जीन होता है उसको बियर करता है। लेकिन आपको ध्यान देना है ये सेक्स फैक्टर की तरह काम तो करता है, पर किसको प्रोवाइड करता है ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी जो देता है ये देता है मेल सेक्स को देता है, और यही मेल सेक्स जो है ये आगे बियर करता है सेक्स फैक्टर को या एफ फैक्टर को। तो आपको ध्यान देना है कि मेल और फीमेल हमेशा मेल पार्ट के पास ही जो ये प्रॉपर्टी होगी सेक्स या एफ फैक्टर की। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेक्स फैक्टर इन द बैक्टीरिया,
मेल मेल फीमेल ऐसा कुछ इस तरह से ऑप्शंस रहे, या वो थी या नॉन ऑफ दिस, तो मेल वाले पर टिक करना। तो आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आया होगा और इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आइए जो है इसके बारे में हम जानते हैं, बाकी क्या और चीज़ें जानेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इनको हम लोग आगे जानते हैं। बायोलॉजी कोई हार्ड सब्जेक्ट थोड़ी ना है, लेकिन अगर इसको समझा जाए ढंग से, इसको पढ़ा जाए ढंग से, मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा जाए, तो मेरा ये मानना है कि आप उस लायक हो जाते हैं कि जो सवाल आप देखिए, मेन पर्पस क्या है, सवाल एग्जाम में आ रहा है, आप आंसर लिख रहे हैं, बात खत्म, इतना ही तो है। आप चोरी से भी लिख लीजिए, चीट करके लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, अब तब भी आप नंबर ले आएंगे। बट जब नॉलेज के साथ चलते हैं ना, तो इसमें एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ये होता है कि थोड़ी ना लास्ट एग्जाम आपका केवल ये है, अभी लाइफ में तो बहुत सारे एग्जाम देने हैं, बहुत सारे नॉलेज में, कई बार तो केबीसी में भी जो है सवाल पूछ देता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था केबीसी में, क्लास 11th के हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी, तो उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें एक सवाल कि अमिताभ बच्चन ने एक लड़की से पूछा था कि इनमें से किताब अल हिंद किसने लिखा है, और उसमें कुछ ऑप्शन थे, इसमें इब्न बतूता भी था उसमें, और भी बहुत सारे थे, अल बिरूनी भी थे, इस तरह सब नाम था। तो मुझे पता था कि अल बिरूनी ही इसका आंसर होगा, मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन उसने 50-50 लेकर भी लाइफलाइन गलत बता दिया। तो खैर ये नहीं बे, तो देखिए कब क्या काम आ जाए नॉलेज कोई नहीं जानता, ये आप समझिए यहाँ पे। तो इसलिए नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। आप कभी ये सोच के मत पढ़ना कि 2 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, 3 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, वीवीआई पढ़ लेते हैं, पास कर जाएंगे, इसी चक्कर में नंबर कम आता है। मेरे बैच में कभी ये बच्चे सोचते नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, हर कॉन्सेप्ट को देता हूँ, और उसके बाद कहता हूँ कि आप इस लायक बन जाएंगे। कहते हैं ना 10 किलो का वजन जब उठाने लायक आप हो जाते हैं, तो 5 किलो वाला ऐसे उठा देते हैं, लेकिन 5 किलो के लिए ही कोशिश करेंगे तो 5 किलो कहाँ उठा पाएंगे आप। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हम लोग एक बार देखते हैं कि भाई इसमें जो बैक्टीरिया का अगर हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो अगर आपके माइंड में वो पिक्चर चल रहा होगा, मतलब क्या बोलते हैं, क्लास 9th वाला पिक्चर चल रहा होगा, क्योंकि आप देखिए प्रोकैरियोट है ना ये, तो इसमें देखिए आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब में एब्सेंट होता है। क्या बात करते हैं सर, एब्सेंट होता है? हाँ एब्सेंट होता है। इसमें केवल 70 राइबोसोम्स पाए जाते हैं कि ना, 70, और विच आर वो भी अलग होते हैं यूकैरियोट्स के मुकाबले, हालांकि प्रोकैरियोट्स मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जनरल बॉडी फंक्शंस, तो मोनेरा के अगर न्यूट्रिशंस की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ जो बैक्टीरिया है उसमें 4 कैटेगरी पाई जाती है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 4 आपको मिलता है। एक तो देखिए जितने भी 4 कैटेगरी आपने पढ़ा वही सब है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में आप जानते हैं कि ये सिंथेसाइज करते हैं अपने खुद के फूड को, ऑर्गेनिक फूड को, पेड़ पौधे इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना भोजन खाते हैं या उससे लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर और भी होता है, सिम्बायोंट्स भी होते हैं यहाँ पर। तो सिम्बायोंट्स में हम लोग अगर आते हैं, ये यूज फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे आर एसोसिएटेड और म्यूचुअल बेनिफिट। हो सकता है दोनों का इसमें लाभ हो, दोनों साथ में रहते हैं, ऐसे भी इसमें होता है। और पैरासाइट्स तो आप जानते ही हैं, पैरासाइट्स में क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और इसको उनको नुकसान भी करते हैं। जैसे देखते हैं जू वगैरह हमारे सर में होता है, तो क्या करता है, हमारा खून पीता है और जो है अपना पूरा जो है न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। ये चारों ही जो है बैक्टीरिया मिलते जो हैं। अगर थोड़ा सा आप रेस्पिरेशन की इसमें बात करें, तो रेस्पिरेशन केस में इसमें देखिए एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है। एरोबिक की बात करते हैं तो एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज करेगा रेस्पिरेशन में। एनारोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। देखते हैं जब हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं कई बार तो क्रैम्प आ जाता है पाँव में। क्यों क्रैम्प आ जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होना लैक्टिक एसिड वहाँ बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ दर्द आ जाता है। तो देखिए अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं या ब्रेक डाउन फूड की बात करते हैं, देखिए जब तक ब्रेक डाउन फूड का नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पर डाल रखा है रेस्पिरेशन का, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है वो होता है मेसोसोम्स में, इसको आपको ध्यान देना है। और यहाँ इनर एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का, ये हो गया आपका। अब जो है हम आगे बात करते हैं, इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एक यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही तरह की चीज़ें होती है। तो पहले हम असेक्सुअल के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे सेक्सुअल के बारे में। देखिए जनरली जो है अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में जो कंडीशंस फेवरेबल होने में टाइम लेता है वो 20 मिनट्स का लेता है। आपको समझना है एक बैक्टीरिया
का, 1 बैक्टीरियम का जब सेल डिवाइड होता है 2 में, तो यहाँ पर जो है बाइनरी मतलब 2 होता है, 2 भागों में बटेगा, तो 20 मिनट का टाइम लेता है ये। आप यहाँ पर इस पिक्चर से यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आपको एक ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एक बैक्टीरिया दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी देखते हैं कुछ लेयर्स टाइप का डबल डबल होता है, नहीं यहाँ पर ये डबल इस तरह का होता है यहाँ पर इस तरीके का। तो देखिए एक तो सेल वॉल हो गया बाहर का, सबसे बाहर का, अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया अंदर वाला। और देखिए इसके अंदर में जो है रिंग ऑफ डीएनए, ये जो है ना यहाँ पर ये रिंग ऑफ डीएनए, ये कलर चेंज कर दूँ क्या आपके लिए? चलिए कलर आपके लिए बिल्कुल हम चेंज कर देते हैं। ये एक काम करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ ये जो दिख रहा है ये वाला, ये यही तो है रिंग जो अभी मैंने आपको बताया था, है ना। ये रिंग हो गया डीएनए का हो गया यहाँ पर, और बाकी जगह तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ रिंग ऑफ डीएनए। तो जो रिंग ऑफ डीएनए है वहाँ रिप्लिकेशन होगा, उसी का कॉपी बनना शुरू होगा। स्टैंडर्ड वर्ड है कॉपी, हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसका रिप्लिकेट, रिप्लिकेशन, ये वर्ड यूज करेंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जब आप आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने मिलेगा कि ये जो यहाँ रिंग आपको दिख रहा था, ये 2 हिस्सों में इस तरीके से, अभी पूरा अलग तो नहीं हुआ है बट इस तरीके से अभी एक स्ट्रक्चर बन गया ना, डीएनए फुली रिप्लिकेटेड हो चुका है ना। और सेल कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, नहीं पहले से इसका साइज देखिए सेल का बढ़ चुका है, नहीं बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो देखिए ये बिल्कुल अलग हो चुका है, ये बिल्कुल अलग हो चुका है, सेल का साइज भी अब देखिए बिल्कुल डबल हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली जो है एक इधर कट जाएगा और एक देखिए इधर कट जाएगा, और ये सेल डिवाइड कर गया 2 में, और यही आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर हो गया। चलिए आगे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है अदर से, यानी कि बैक्टीरिया शो करता है प्रिमिटिव मोड, प्रिमिटिव मतलब पुराना तरीका जो होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वही मोड ये फॉलो करता है, जो कि आजकल के हायर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा अलग होता है। इसके 2 स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप को हम समझते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है कि भाई इसमें लिखा है टू कॉन्जुगेटिंग, यानी कि वेरी क्लोज आ जाते हैं, इस तरीके का यहाँ पर देखिए फिगर में यहाँ पर कर रहा हूँ, इस तरह देखिए दोनों नज़दीक आ गया यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप है वेरी क्लोज आ जाते हैं, जिससे इनका जीन का ट्रांसफर इजीली हो सके, और बैक्टीरिया हेल्ड, इनके पीली जो होता है ना, जो रोआ टाइप का होता है, ये आपस में टच करता है। अच्छा बी वाले पर चलते हैं, तो अब यहाँ से देखिए इस वाले पार्ट में, यहाँ इस वाले में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, तो इस वाले में जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि इस तरीके से डीएनए जो स्ट्रेंड करता है, ट्रांसफर होगा ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वहाँ होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि जो ए फैक्टर, सेक्स फैक्टर होता है वो मेल के पास होता है, तो ये मान चलिए ये मेल हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये फीमेल लिख देता हूँ मैं और ये मेल लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ट्रांसफर करेगा ना, फिर इसमें ये ट्रांसफर करेगा, इसमें क्या ट्रांसफर करेगा, तो सेक्स फैक्टर इसी के पास है यहाँ पर है, तो इसको डोनर सेल कहेंगे, है ना। मेल को डोनर सेल कहेंगे और फीमेल वाले को रिसिपिएंट सेल के नाम से जानेंगे, लिखा हुआ RECIPIENT, रिसिपिएंट सेल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर तो सब जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा है डीएनए रिंग का, ठीक है। यहाँ पर कॉपी स्टार्ट हो चुका है, इस वाले जगह पे यहाँ कॉपी स्टार्ट हो चुका है, मूव्स करेगा। अब ये किधर मूव्स करेगा, तो दूसरे वाले में एक डीएनए रिंग मूव करेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये फाइनल पिक्चर आपको सेल डिवीजन के बाद, मतलब एक स्टेप में बाद अगले स्टेप में दिखा दिया गया है कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये 2 तो है ही यहाँ पर, ये 2 इसके साथ में देखिए ये भी 2 बन चुका है, यानी 2 से 4 बन चुका है यहाँ पर। तो आपको देखने में लगेगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट एक्चुअली में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ये सारा खेल हो रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि भाई मैं आपको ना एक बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश करूं, बाकी आपने कितना समझा नहीं समझा है वो तो खैर आप ही जानेंगे, मेरी तो मैं अपना बेस्ट देता हूं, बाकी वो आप अपना बेस्ट है। यहाँ से कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो सवाल आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज केमिकल नेचर ऑफ द सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम, name the special region in the bacterial cell where genetic material lie, what is the main components of cell wall in prokaryotes, state one point of difference between flagella and pili, दोनों में फर्क होता है, फ्लैगला मूव करता है चलने में, पीली उसका सेल वॉल के ऊपर होता है। गिव वन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताना है। व्हाट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ये सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर इन सवालों का जवाब देना है,